नमस्कार। संस्कार धानी के चर्चा चौकसे के विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच पर हम हर शनिवार मंथन करते हैं जबलपुर शहर के विकास की संभावना पर। जबलपुर का एक महत्वपूर्ण अंग, एक विशेष एरिया है छावनी परिषद। छावनी परिषद के 2 बार के उपाध्यक्ष रहे अभिषेक चौकसे छावनी को विकास की राह पर आगे ले गए अपने कार्यकाल में। छावनी के डेवलपमेंट पर उनका नज़रिया और उसी से जुड़ा हुआ जबलपुर के विकास पर उनके नज़रिए को जानने के लिए आज हमने अपने मंच पर उन्हें आमंत्रित किया है। आज हमारे बीच अभिषेक चौकसे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कॉफी हाउस विचार मंच में हम जबलपुर शहर की संभावना को लेकर बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा शहर कहाँ पिछड़ गया या आगे चल रहा है। तो विशेष रूप जो जिम्मेदार लोग हैं विकास के लिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज आप हमारे बीच में, आपका बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आप बहुत लंबे अरसे से राजनीति को देख रहे हैं और राजनीति कर भी रहे हैं, विकास से सीधे जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे शहर की विकास की जो रफ्तार है वो ठीक है या कम है या ज़्यादा है, कहाँ जा रहा है ना? आप जो मन में है शुरुआत जैसा लगे वैसा शुरू करो। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया कि मैं शहर के विकास पे चर्चा करूं। जी सर्वप्रथम ये सही बात है कि जिस तरह से जबलपुर शहर का विकास होना था वो अन्य जिलों की तरह नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं ये मैं किसी व्यक्ति विशेष पे तो आलोचना नहीं करूँगा, ये कहीं ना कहीं हम सब जनप्रतिनिधियों की कमी है या प्रतिभाशाली लोग जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई गैप रहा है जिसके कारण हमारा शहर जिस तरह से विकसित होना था वो नहीं हो पाया है। जैसे कि आप देखेंगे कि दूसरे ज़िले, खास तौर पे मैं इंदौर की बात करूँगा, जब भी इंदौर शहर के विकास की बात आई है तो वहाँ सारे जनप्रतिनिधि, कोई भी पार्टी के हों, चाहे वहाँ के प्रतिष्ठित लोग हों, वो सारे एक मंच पे आके उन्होंने इंदौर विकास के लिए लड़ाई लड़ी। उसी तरह जबलपुर शहर में भी एक मंच होना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के द्वारा ये जो शुरुआत हुई है, शायद इससे ये पहल से ये सारे शहर के जनप्रतिनिधि या प्रतिष्ठित लोग एकत्र होकर एक मंच पे आके शहर विकास के लिए लड़ाई लड़ें। ये शुरुआत जबलपुर शहर के लिए होना चाहिए और जैसे शहर विकास की हम जो संभावना तलाश रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण हर व्यक्ति का एक ये है कि जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जबलपुर शहर में हम स्वास्थ्य से विषय में अगर बात करें तो आज भी हम लोगों को या तो नागपुर जाना पड़ता है इमरजेंसी में या दिल्ली या बॉम्बे जाना पड़ता है। वो चीज़ जबलपुर शहर में भी हो सकती थी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि बजट काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि हम लोगों को इमरजेंसी में बाहर ही जाना पड़ता है और अभी हमने कोरोना काल में भी देखा बहुत परेशानियां हुई। शिक्षा से संबंधित आज जबलपुर शहर में यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बाद भी हमें काफ़ी मोटी रकम दे के अपने बच्चों को शहर से बाहर शिक्षा के लिए भेजना पड़ता है, तो ये भी कमी है। और आज यहाँ पे काफ़ी समय से सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, चाहे केंद्र में बैठे हों चाहे प्रदेश में बैठे हों, तो यूनिवर्सिटी को केंद्र का दर्जा प्राप्त होना चाहिए जिससे शहर को लाभ होता है। यूनिवर्सिटी की बात करें, हाँ बिल्कुल, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भी एक कमी रही है। और साथ ही साथ जैसे चुनाव जीतना, चुनाव में वादे करना वो एक अलग बात होती है। जैसे मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं चुनाव में बड़ी बड़ी बात करके कि ये विकास होगा फलाना, और रोड, नाली, सड़क, चौराहे अच्छे बनाना, ये तो एक अंग है राजनीतिक जीवन में। लेकिन जनप्रतिनिधि वो होता है जब वो चुन के बैठ जाए जिस जगह पे, तो उसका विज़न जो होना चाहिए वो पूरे क्षेत्र के लिए होना चाहिए, हर वर्ग के लिए होना चाहिए। जैसे मैंने कहा स्कूल, कॉलेज, जब मैं कैंट बोर्ड का पार्षद और उपाध्यक्ष बना तो जनरली पहली बार थे मेरे पिता वहाँ पे 30-35 साल पार्षद रहे, उपाध्यक्ष है। मैंने उस समय देखा काफ़ी फंड नहीं होता था, लेकिन सिर्फ जब देखा तो विकास काम में रोड हो रही है, नाली हो रही है, चौराहे का निर्माण हो रहा है। लेकिन अन्य चीज़, जैसे मैंने शुरू में बात की कि स्वास्थ्य और शिक्षा, तो मेरा फोकस रहा स्कूल और हॉस्पिटल पे। तो
ये मुझे घमंड नहीं है लेकिन गर्व है जी 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 मेरी सोच पे, मेरे सहयोगी पार्षदों की सोच पे और इवन कैंट बोर्ड के ऑफिस का स्टाफ भी जो सहयोग रहा है कि आज हमने कैंट बोर्ड के स्कूलों को इतना व्यवस्थित और इतना अच्छा कर दिया कि वो सरकारी स्कूल तो ज़रूर है लेकिन वहाँ का जो विज़न है बच्चों का, जो सोच है, वो एक प्राइवेट स्कूल के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों की है वो होती है। और उसी के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी आज हम कैंट में छोटा सा हॉस्पिटल है, कम फंड में हम काम करते हैं लेकिन आज भी प्रतिदिन लोगों की भीड़ रहती है कि वहाँ पे जो फिजियोथेरेपी हो रही है या अन्य जो भी चीज़ें वहाँ जो कैंट बोर्ड द्वारा जनता को सुविधाएं दी हैं कि वो मैं उनको लेटर दूं कि हमें प्रायोरिटी मिले। स्कूल में भी यानी अभी काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि अन्य स्कूलों की बजाय हमें कैंट स्कूल के लिए हम लोग को मेरे लेटर हेड लग रहे हैं। तो ये इस तरह का होना चाहिए और साथ ही साथ जैसे शहर में पर्यावरण जी जी जो है काफ़ी विकास की ओर है लेकिन अभी जैसे मैं परियड गया जी जी तो वहाँ देखा मैंने उजाड़ पड़ा है, काफ़ी लोग थे वहाँ पे। तो शहर में पर्यावरण पे ध्यान दे के हम ऐसे जो शहर में पिकनिक स्पॉट है, आज बेड़ा घाट तो प्रसिद्ध है लेकिन अन्य पर्यावरण में जो पिकनिक स्पॉट बनाए जा सकते थे वो भी अगर विकसित हो तो उससे शहर को लाभ मिलेगा। और जबलपुर शहर संस्कारधानी मानी जाती है और यहाँ पे खेल खिलाड़ी भी बहुत मात्रा में है, हर वर्ग के लोग हैं, हर खिलाड़ी प्रेमी है, जैसे क्रिकेट का अलग है, फुटबॉल का है, आपका कबड्डी का है, बास्केटबॉल है, कराटे है और पहलवानी तो जबलपुर शहर से मेरे ख्याल से शुरुआती हुई क्योंकि मेरे पिता तो पहलवान रहे हैं, काफ़ी दंगल कराते थे। तो उस और भी शहर में हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि खिलाड़ी बड़ा संघर्ष करके आगे बढ़ता है। जो स्पोर्ट्समैन होता है उसमें शुरू से ही संघर्ष करता है अपने जीवन में, वो उसमें आगे बढ़ता है। कुछ लोग प्रदेश स्तर और देश स्तर पे भी जाते हैं और कुछ लोग बीच में स्टॉप होते लेकिन खेल के माध्यम से वो जॉब में जाते हैं। तो ये ऐसी सारी चीज़ें जबलपुर शहर के लिए होनी चाहिए थी और जो हमारा जी जी जो कल्चर है, जो पुराने कल्चर हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें चीज़ें जो धरोहर दे के गए हैं उन चीज़ों को भी हमें विकसित करना चाहिए और आज जो हमारे बच्चे उनको उन विषय में पता चले। कहते हैं ना कि जब घर से संस्कार मिलते हैं तो वही आगे बढ़ते। तो ऐसे ही हमारी जो धरोहर हैं, हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे आज बच्चे लोग जो आज शहर से बाहर चले जाते हैं, जब जबलपुर लौटते हैं तो उनको पता ही नहीं होता ये सारी चीज़ें जबलपुर ऐसी ऐसी नामी ग्रामी चीज़ें भी थीं। तो ये सारी चीज़ों को विकसित करना चाहिए और इससे जबलपुर शहर आगे बढ़े। और पुनः मेरा सभी जनप्रतिनिधि और शहर के वरिष्ठ जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन सबसे एक मंच पे आके जबलपुर शहर के विकास के लिए लड़ाई लड़ें। हम अपने लिए तो लड़ते रहते हैं, हम अपने चुनाव के लिए, हम अपनी पार्टी के लिए तो लड़ते हैं जी जी और ठीक है वो हमारा प्रोफेशन है, लेकिन शहर भी हमारा है। हम अपने शहर के लिए लड़ें, हम तो जीतें लेकिन हमारा शहर कैसे आगे आए, हमारा शहर कैसे जीते, ये प्रयास होना चाहिए। जबलपुर नगर की स्थिति और कैंट बोर्ड की स्थिति हमें लगता है कुछ डिफरेंट है रूलिंग के हिसाब से। तो आप क्या महसूस करते हैं कैंट के डेवलपमेंट में जो रूलिंग है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री में आते हैं तो कैसे आप कर पाते हैं? देखिए, कैंट का और नगर निगम दोनों एक ही उसमें है, बस फ़र्क ये है कि जो बजट होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो स्टेट के होते हैं नगर निगम में। हमारे यहाँ जो सारे बजट आते हैं वो सेंट्रल से आते हैं जी जी और अधिकारी भी सेंट्रल से नियुक्त होते हैं। काम के विषय की बात है तो काम एक ही लगभग उसी तरह के होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा हमारा सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ बोर्ड बैठक होती है, उस बोर्ड बैठक में हम सारे प्रस्ताव रखते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो पूरे साल भर के लिए नियुक्त हो जाते हैं कि आज अगर कोई ड्रेन का काम करेगा तो वो साल भर उस रेट पे ड्रेन का करेगा। तो अच्छा क्वालिटी का हमारा ये रहता है क्योंकि वहाँ आर्मी मेंबर्स भी होते हैं, तो हम विशेष तौर पे हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नगर निगम में क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्वालिटी होती है और उस पे हम वहाँ पे काम करते हैं। और नगर निगम में भी
जो जिस तरह के काम चले हैं या हो रहे हैं, लेकिन मेरा दुख एक नगर निगम के लिए ये था कि जब 2008-9 में जब मैं पार्षद और उपाध्यक्ष बना तो जबलपुर शहर में जो महानगर का दर्जा शायद नहीं प्राप्त हो रहा था। JNRUM एक स्कीम चलाई थी कांग्रेस ने, उस समय यूपी में कांग्रेस की सरकार थी, तो नगर निगम ने हमें तो जोड़ के वो सारी राशि ले ली थी जो JNRUM में सीवरेज था, पानी का था और अन्य चीज़ों का था, और हमसे एक आता अलग से कैंट बोर्ड, CDP और DPR सब बनाए, उनको भी राशि मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उस समय जो क्षेत्रीय विधायक रहे हैं, अब उनकी क्या उदासीनता रही या क्या उनकी सोच रही, लेकिन जब मैं वहाँ पार्षद और उपाध्यक्ष बना तो मेरा ये प्रयास था कि जिस तरह शहर में JNRUM का लाभ मिल रहा है तो उस तरह कैंट को भी मिलना चाहिए। तो ये काफ़ी हमने प्रयास किया। नगर निगम ने तो हम लोग को छोड़ दिया था, लेकिन फिर हमने प्रयास किया उसमें, और उसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय कमलनाथ जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे, और उन्होंने कैंट के लिए अलग से राशि मध्य प्रदेश का पैसा रोक के हमको दिलाई थी प्रदेश से 20%, लेकिन दुर्भाग्य है वो सरकार चली गई और उसके बाद वो ठंडे बस्ते में कहानी चली गई। तो ये जब हम लोग शहर भ्रमण करते हैं या बाहर का कोई आदमी आता है, तो जैसे नगर की सीमा समाप्त होती है, कैंट की सीमा में प्रवेश करता है, तो बहुत डिफरेंस समझ में आता है। इन्वायरमेंट के रूप में भी समझ में आता है, ट्रैफिक के रूप में भी समझ में आता है, क्वालिटी के रूप में भी समझ में आता है। एक बात तो आपने बता दी, क्वालिटी के रूप में। अब अगर हम कैंट से बाहर निकलने के बाद आए, तब आप क्या देखते हैं शहर में, क्या कमियाँ रहेंगी, क्या और होंगी? सबसे बड़ी कमी है शहर में यातायात। जैसे कि जब मैं सदर मेन रोड, क्योंकि हमारा वो पॉश एरिया है, वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि सदर मेन रोड में काफ़ी ट्रैफिक होता है, और यहाँ पूरे, और सदर बाज़ार को जबलपुर शहर का हृदय स्थल कहा जाता है, तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है कि अच्छा, व्यापारी वर्ग भी परेशान है कि भाई ट्रैफिक इतना है, लोग आ रहे हैं प्रॉपर गाड़ी खड़ी करने। तो पहले सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ी कि वहाँ चौड़ीकरण हो, क्योंकि उसमें अवरोध था, वहाँ पे सरकारी क्वार्टर्स थे, पुलिस क्वार्टर्स थे, वो काफ़ी आगे थे। जब ये बात नहीं बनी तो फिर मैं व्यक्तिगत रूप पे उच्च न्यायालय गया, मैंने पिटीशन दायर की और उस सदर मेन रोड को मैंने चौड़ा करवाया, और काफ़ी ये प्रयास रहता है सदर में मेरा ट्रैफिक को लेके कि प्रॉपर अगर ट्रैफिक व्यवस्था होगी तो उससे वहाँ जो क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं लोग, उनको लाभ मिलेगा। जो लोग आ रहे हैं वो प्रॉपरली वहाँ घूमेंगे, देखिएगा आप, बढ़िया शानदार हमने फुटपाथ बनाया है, लोग सड़क पे ना चल के फुटपाथ पे चले। तो उसी तरह जबलपुर, जब हम कैंट से बाहर आते तो शहर में भी यहाँ इतनी, हमारे यहाँ तो लैंड प्रॉब्लम है कि सी लैंड बहुत कम है। फिर जो लैंड आप लोगों को दिखते हैं कि खाली पड़े हैं, वो कोई A1 लैंड होता है, आर्मी का होता है, कोई DO लैंड है, कोई बंगला एरिया है, तो वो वहाँ कैंट बोर्ड नहीं काम कर सकता ना, उसको अपने उसमें, ये सब हमारा मिनिस्ट्री डिफेंस होता है। लेकिन जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में ये स्थिति नहीं है। सबसे पहले अगर हमें शहर की स्थिति सुधारना है, व्यापार की स्थिति सुधारना है, यहाँ अगर हमको हमारा शहर आगे बढ़े तो ट्रैफिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनानी पड़ेगी, जो जगह है हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अगर आप अभी देखें, ये सामने ही है, ये गाड़ियाँ एक प्रॉपर वे में खड़ी हो जाएंगी तो आधे से ज़्यादा गाड़ी और यहाँ खड़ी हो सकती है। तो हमें लोग लगाना पड़ेगा, हमें जागरूक करना पड़ेगा। कॉफी लीजिए, आपके बाद बात करते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था की आपने बात की, कुछ निर्माण हुए भी हैं जो मल्टी पार्किंग की आप बात कर रहे हैं, और क्या देखते हैं ट्रैफिक के अलावा क्या कमी रहेगी हमारे शहर में पिछले 10-15 वर्षों के, अगर फ्लैशबैक में हम जाके बात करते हैं तो? हमने, जैसे आज मैं ही समाचार पत्र में एक पढ़ रहा था कि प्रोजेक्ट तो काफ़ी बन गए, जैसे कि आपका बस स्टैंड के पास 200 करोड़ का कोई बजट था, हमने बजट बना लिए, हमने चीज़ें कर ली, लेकिन वो क्रियान्वयन नहीं हुआ। चलिए हम बड़े उसमें ना जाते हुए हम अगर छोटे छोटे प्रयास करें, जैसे हमने कैंट में 2-3 प्रयास किए। हमने नर्मदा रोड में गुमटी बनाई थी, छोटी छोटी गुमटियाँ बनाई थी, चौपाटी का हमने डेवलपमेंट किया, हमने ये छोटे व्यापारियों को देखते हुए किया। तो इस तरह अगर नगर निगम क्षेत्र में भी आप देखेंगे, हर जगह चौराहे चौराहे पे टपरे हैं, ये है, खाली जगह है, वो बड़ा इंक्रोच की हुई है। अगर वही लोग सिस्टम, जैसे मैंने इंदौर की बात की, आज इंदौर में आप देख लेंगे 56 भोग जो कहलाता है, कोई वो मल्टीप्लेक्स नहीं बना है उसमें, वो बड़ी छोटी छोटी गुमटियाँ बनी है। लेकिन आप अगर इंदौर जाओगे, अगर वो इंदौर में आप पूछोगे कहीं बढ़िया घूमने चलना है, खाने चलना है,
तो वो इंदौर कानून में 56 भोग चलते हैं। जी, तो जी। इसी तरह शहर में भी व्यवस्थित छोटी छोटी गुमटियाँ बनाई जाए। हालांकि हमारी नर्मदा रोड की गुमटी उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि न्यायालय के आदेश से वो जी, जी। जमीन क्योंकि गलत फहमी में हो गया था काम, लेकिन वो इतनी व्यवस्थित चीज़ बनी थी, जब आप एंटर करते थे तो लगता था कि हम किसी शहर में आए हैं। इतनी शानदार छोटी छोटी गुमटियाँ थी लेकिन उनको इतनी व्यवस्थित बनाई गई थी और लोग आके काफ़ी एंजॉय करते। तो इस तरह शहर में भी अगर ये सारी चीज़ें शुरुआत हो तो निश्चित तौर अपना शहर भी दिखेगा कुछ, नहीं तो वही दुकानें दिख रही हैं, वही एंक्रोचमेंट दिख रहा है, अतिक्रमण दिख रहे हैं और लोग रोडों पे बैठे हैं। तो कम बजट में अच्छा काम कर सकते हैं हम शहर। अब फ्लैशबैक की हमने बात की, तो आपको लगता है 15 वर्षों में कुछ सकारात्मक दिशा में काम हुए थे नगर में, नहीं हुए? विपक्ष की सरकार रही वर्तमान में आप वही कहा ना, मैं शहर हित के लिए बात करना है, किसी की आलोचना अपन आलोचना देखिए, फ्लैशबैक की बात प्रयास किया है जो भी सत्ता में रहे लोग हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहते हैं कि 15 वर्षों में ऐसे क्या देखिए, जैसे कि नहीं हुआ है या होना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए अच्छे स्टेडियम बन सकते थे, इतना बजट रहता है नगर निगम में। जैसे मैं उनकी बजट की बुक्स पढ़ता हूँ, जब देखता हूँ तो 10 अरब का बजट है जी। तो खिलाड़ियों के लिए अच्छे जैसे नेशनल मैचेस हो जाएं, जैसे आज शिवाजी ग्राउंड में आप देखेंगे अच्छी फुटबॉल होती है। जी जी। हमने उसको व्यवस्थित कर दिया, चारों तरफ से कवर्ड कर दिया, अभी हम जिम भी बना रहे हैं वहाँ। तो जबलपुर के खिलाड़ियों के लिए अगर हम काम करना चाहते तो अच्छे यहाँ पे स्टेडियम बना देते, यहाँ लोगों को प्रोत्साहित करके हम लाते कि यहाँ पे अच्छे स्टेट लेवल नेशनल लेवल के मैचेस हों। इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ाव हुआ है। फिर जो सीवर के भी काम हुए, वो जो आप सब बेहतर नगर निगम क्षेत्र में रहते जानते किस स्थिति में है। आज नर्मदा जल योजना में भी काफ़ी पैसा लगाया गया, लेकिन आज भी आप आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि आज यहाँ पानी बंद रहेगा 10 दिन 15 दिन हफ्ता। लेकिन आप ये देखेंगे कैंट छावनी में, जबकि ये राशि मिली भी नहीं है, लेकिन ना सीवरेज प्रॉब्लम होता है ना पानी की समस्या होती है। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम में कमी रही है। जैसे जो कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, जैसे महिला कॉम्प्लेक्स बना है, आज आप वहाँ जाके देखेंगे वहाँ की क्या स्थिति है, बंद पड़े हैं। आज भी कुछ जगह जैसे मल्टीप्लेक्स ही अभी लोगों को जागरूक किया, लेकिन बना तो दिया था उन्होंने, लेकिन ट्रैफिक सुधरे उसके लिए हमें काम करना था, वो नगर निगम सत्ता नहीं कर। इसमें क्या आम आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मान रहे हैं? आम आदमी की तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जागरूक हमको करना पड़ेगा क्योंकि हम आम आदमी नहीं है। आज हमको लोगों ने चुना है, क्यों चुना है? आज जैसे कैंट छावनी में 1 लाख आबादी है, तो अभिषेक चौकसे को पार्षद बना के चुन के और उस जगह बैठाना इसलिए ना कि भाई हम लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को जागरूक करें। भाई आज जैसे कुछ गलत हो रहा है सदर में और मैं बोलूँ अरे यार मैं क्या करूँ, भाई ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन नहीं रहूँगा मैं आम आदमी हो जाऊँगा, लेकिन आज मैं पद पे हूँ तो पद पे रहते हुए मेरी जिम्मेदारी, मैंने पूर्व में भी ये बात कही कि सिर्फ चुनाव जीत के रोड नाली पानी गरीबी रेखा के कार्ड ये नहीं, अन्य चीज़ें भी हर व्यक्ति के जीवन में क्या हम कैसे हम उसका विकास कर सकते हैं, उसको क्या लाभ दे सकते हैं, उस क्षेत्र को क्या लाभ दे सकते हैं। ये इस पे जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा, भाई रोजगार संबंधित मैंने क्यों चौड़ीकरण कराया रोड का? बिल्कुल बिल्कुल भाई इसलिए ना कि मेरी तो शॉप नहीं थी, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में प्रतिनिधि हूँ वहाँ का व्यापार कैसे बढ़ेगा? तो व्यापार ऐसे बढ़ेगा जब चौड़ीकरण होगा, अच्छी पार्किंग होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप सामान्य से विशेष बने हैं तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमारे साथ नीलेश चौधरी हैं, डायरेक्टर। अभी केंद्र सरकार ने लीव मांगा था आर्मी और कैंटनमेंट बोर्ड से कि इसको अबॉलिश कर दिया जाए, तो इसमें विकास का कैसा असर पड़ेगा यदि अबॉलिश होता है तो? सिविल अभी कुछ समय से मैं सुन रहा हूँ, समाचार पत्रों में भी देख रहा हूँ, लेटर्स भी आए हैं कि अब केंद्र सरकार में जो लोग बैठे उनकी क्या सोच है, मैं वो तो नहीं जानता हूँ। लेकिन आप किसी संस्था को बंद करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं, कैंट की बहुत डिफरेंट स्थिति है। बाजार एरिया तो ठीक है, बाजार एरिया में भाई GLR में हम लोग के हाउस नंबर हैं, लेकिन जो बगीचे और बंगले एरिया हैं जो सरकार ने लीज दी थी उसके बाद रिन्यू नहीं की, आबादी बढ़ती गई। भाई एग्रीकल्चर लीज थी बगीचे में, लेकिन अब वो उसमें खेती बाड़ी नहीं हुई, लोग बस गए वहाँ पे। आपने कभी खाली कराने की कार्रवाई नहीं की, जहाँ आपने बंगले की लीजेस दी वो भी रिन्यू नहीं की, लोग रह रहे हैं। मेरा ये कहना है उसमें
कि अगर आपने किसी को मकान किराए पे दिया, 11 महीने का एग्रीमेंट किया और 11 महीने के एग्रीमेंट के बाद अगर मकान मालिक ने अपनी जिम्मेदारी से या तो उसका एग्रीमेंट बढ़ाया नहीं या तो खाली करने का नोटिस, तो दोषी कौन है भाई? वो व्यक्ति है। तो इसी तरह ये जो सेंट्रल में जो हमारे जो डिफेंस तथा जो डीजी ऑफिस था, जब आपने ये सारी प्रक्रिया बंद कर दी थी या तो खाली कराना था, आपने खाली नहीं कराया, आपने लोगों को बसते दिया, बसते गए। आज इतनी बड़ी स्थिति में कैंट छावनी हो गया है। आज अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 26,000 मतदाताओं के कैंट एक्ट में है कि कोई व्यक्ति अगर अतिक्रमणकारी है तो वो वोटर नहीं हो सकता। पचमढ़ी के लिए वो आदेश था, वो फिर सुप्रीम कोर्ट से पूरे 62 छावनी पे लागू कर दिया। तो उसमें हमारा एक था सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सबको मान्य है, लेकिन अगर सरकार चाहती, कैंट इलेक्टोरल रूल में 10C में एक शब्द है कि जो वोटर रेसिडेंस शब्द जुड़ा हुआ है उसकी जगह उसके आगे अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंस शब्द जोड़ दिया जाए। इसको लेके हमारी बैठक भी हुई थी, सारे सांसद, राज्यसभा सदस्य और कैंट बोर्ड के जितने उपाध्यक्ष थे, रक्षा मंत्री सीतारमण जी के साथ बैठक हुई जिसमें माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी भी थे और उन्होंने ये बात रखी थी। तो सरकार को तत्काल ये निर्णय लेना था, उन्होंने वो निर्णय लिया नहीं। और उसके बाद अब इस तरह का कि भाई बाजार एरिया को तो आप नगर निगम में जोड़ दोगे, लेकिन आज जो 70,000 आदमी बगीचे और बंगलों पे बैठा हुआ, उनका आप क्या करोगे? उनके लिए आपकी क्या सोच है? आप बाजार सदर के लोगों को, हम 15-20 हज़ार लोगों को भाई नगर निगम में जोड़ के एक वार्ड कर दोगे, वहाँ के कर्मचारी तो निर्णय उनका है, क्या करेंगे? नहीं, ठीक है, जैसे शहर में लोग रह रहे वैसे हम भी होंगे, हम नगर निगम का पार्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें सुविधा भी मिलेगी थोड़ी। जैसे आज कैंट में बाजार एरिया में भी हमें लोन नहीं मिलता है, ठीक बात है। हम बड़ी सीमित पूंजी में काम करते हैं, या तो अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई करवा लें, या उन बच्चों की शादी करवा दें, या मकान बना लें, या बीमारी हो गई तो उसमें हम खर्च कर लें। हमें अपनी प्रॉपर्टी पे लोन नहीं मिलता। हम लोग जो अपनी सीमित पूंजी पे ही काम करते हैं सारी चीज़। हमें जो जिस तरह नगर निगम के यहाँ के व्यापारी वर्ग को या जिन लोगों को सुविधाएं बैंक की ऋण की मिलती है वो नहीं मिलती हैं, लेकिन हमें तो फ़ायदा होगा। लेकिन मैं उन 70,000 लोगों की बात कर रहा हूँ जो 100 साल से लोग रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनका क्या होगा? आपने उनके लिए क्या सोचा? आपने सुझाव तो मांग लिए हैं, अभी तो अधिकारी लेवल पे चल रहा है ये सारी चीज़ें। और इसी को लेके ये मैं कह रहा हूँ ना, कैंट में बड़ी उदासीनता रही पिछले 30 वर्ष। जहाँ वो विधायक जो लोग रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि इनको हम जितने बगीचे बंगलों को सिविल एरिया घोषित कराएं। जब जैसी कांग्रेस की सरकार बनी, पूर्व में जब सेंट्रल में कांग्रेस की, ये बात मैं हमेशा उठाता था, क्योंकि ये प्रपोजल स्टेट से जाना था। जैसे ही माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री बने, मैं यहाँ पे अपनी कलेक्टर महोदय छवि भारद्वाज होती, और मुझे पहली बार वहाँ बैठक में जाने मिला कलेक्ट्रेट की, क्योंकि कांग्रेस की बीजेपी की सरकार थी तो मुझे इन्वाइट नहीं किया जाता था। जबकि जनप्रतिनिधि हूँ, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बड़ा भेदभाव होता है। मैं ये हमेशा से देखता हूँ और अभी भी देख रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, मुझे पहली बैठक में जाने का मौका मिला, प्रभारी मंत्री जी आए, तो मैंने ये मुद्दा उठाया कि कैंट छावनी की जो ज़मीनें सारी, उसका पूरा एक डाटा बनाया मैंने, कितनी एकड़ ज़मीन है, कितनी A1 है, कितनी DO है, और ये सब बाजार एरिया से लगी हुई है जिसकी आर्मी को आवश्यकता नहीं है। और उतनी ही ज़मीन, उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन तिलहरी में आप लोग खुद देखते होंगे, वो सारी ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट की, प्रदेश सरकार की, जो आर्मी ने एक्वायर की हुई है, आर्मी ने ले ली है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ नहीं दिया। तो ये बात मैंने माननीय कमलनाथ जी से की, यहाँ हमारे जो मंत्री महोदय थे आदरणीय तरुण भानोट जी, लखन गंग, इनसे चर्चा करके ये प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से ये पूरा प्रस्ताव बनवाया। आप लोगों ने समाचार महोदय ने आदेश किया, उसका सर्वे हुआ, सारा सब चीज हुआ, और फिर ये प्रस्ताव बन के भोपाल गए। तो अदला बदली हो जाए भाई, आर्मी स्टेट गवर्नमेंट में बैठी है, उन जमीनों पे वो ले लें, और ये सारी जमीनें स्टेट गवर्नमेंट को दे दे। तो जैसे आज स्टेट गवर्नमेंट अन्य जमीनों पे पट्टे देती, उसी तरह हम इनको लोगों को पट्टे मिल जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। अब सरकार हमारी चली गई, प्रस्ताव बन के, जैसे पहले JNRM का हुआ, हमारी केंद्र से चली गई तो हमको JNRM का पैसा नहीं मिला, ऐसे ही ये वाला मामला भी अब ठंडे बस्ते में प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हम लोग बोलते रहते, लेकिन सुनवाई हमारी होगी नहीं। भाग्य पर निर्भर है आपके ऊपर फिलहाल। लड़ाई लड़ना है, संघर्ष जारी है,
तो इसीलिए ये जो प्रस्ताव आ रहा है इसका मैं विरोध भी करूंगा और आम पब्लिक को लेके सड़क पे भी उतरूंगा। पहले हमारी इनकी व्यवस्था क्या करेंगे आप? उसी तरह करेंगे जो अभी 15 साल में जो मकान बने हैं 2 कमरों के, जिसमें ना लाइट है ना पानी की सुविधा है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति उस कमरे के अंदर चला जाए, या तो झुक के रहना पड़ेगा या लेटूंगा तो आधा पैर सकोड़ के रहना पड़ेगा। ये व्यवस्था है प्रदेश सरकार की, पूर्व की भी और वर्तमान में जो अभी बैठी है। गुणवत्ता की कमी। कॉफ़ी लीजिए आप। राकेश मिश्रा है, डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से हमारे साथ, उनका सवाल। जिस तरह के पॉलिटिकल भेदभाव की बात की यूपी और कांग्रेस, कैंट में भी अगर देखें तो डेवलपमेंट के हिसाब से पूरा डेवलपमेंट सदर एरिया में सिमट के रहता है। आज इस बेल्ट को कैसे देखते हैं आप? बहुत सारे बस्ती एरिया है, उसको किस नज़र से? भाई मैं जब भी रांची में जाता हूँ, अभी भी जा रहा हूँ, उसके पहले भी जाता, तो वहाँ लोगों को मैं आकलन यही करके बताता था कि आप सदर मत जाइए, आप करौंदी बस्ती है, ये कैंट छावनी के अंतर्गत आती है, ये नगर निगम में। गर्मी में नगर निगम में एक रोड का फासला है, यहाँ पानी की समस्या हो रही, करौंदी में क्यों नहीं हो रही? जैसे मैंने कहा, आप बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बनाना जरूरी नहीं है। आप सतपुला से लेके खमरिया तक जाओगे, दोनों साइड पे लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं। आप व्यवस्थित गुमटियां बना दो उनको। आप सदर के चौराहे देखो और वहीं रांची के चौराहे देख लो, एक भी विकसित नहीं। गलियां हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं। अभी स्ट्रीट लाइट कुछ हमारे साथी कांग्रेस के उसमें चेंज करवा रहे थे, सालों से बंद पड़ी थी, तो विधायक महोदय विरोध कर रहे थे। कमिश्नर को बोल के उस व्यक्ति का वहाँ के जो कर्मचारी का ट्रांसफर करा दिया। यानी उदासीनता है। जिस तरह से 30 साल में पन्नी साड़ी कम्बल की राजनीति हुई, विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। आज वहाँ फैक्ट्री, आज टेलीकॉम फैक्ट्री, आज बीएसएनएल की जो फैक्ट्री थी कैंट छावनी से, कैंट विधानसभा के अंतर्गत आती है, वहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद चला जाता है, टेलीकॉम फैक्ट्री भोपाल चलाती है, और एक इंस्टीट्यूट और है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, वो बेंगलोर चला जाता है। लेकिन क्षेत्र के विधायक वर्तमान के हैं जो एक आवाज़ नहीं उठाते हैं। समाचार पत्रों में सिर्फ ये आता है स्टेटमेंट कि मैं सांसद महोदय से बात करूँ। अरे सरकार आपकी है, आपको अपने नेताओं से बात करके, यानी इस तरह की जो धरोहर चीज़ें जो कांग्रेस की, ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया, 70 साल में कांग्रेस ने ये दिया। और आज कैंट छावनी का विकास देख लीजिए, आप ग्राउंड देख लीजिए, आप रोड देख लीजिए, चौपाटी देख लीजिए, आज हमारा हॉस्पिटल देख लीजिए, आप हमारा स्कूल देख लीजिए। वहीं नगर निगम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर क्षेत्र में, जहाँ पे हमारा तो नहीं है, वहाँ नगर निगम भी है, विधायक भी है, और आधे से ज़्यादा फैक्ट्री क्षेत्र आता है जहाँ पे सेंट्रल का पैसा लगता है। लेकिन वहाँ का विकास देख लीजिए, सिर्फ वहाँ पन्नी साड़ी कम्बल इसकी राजनीति हुई है। यही सवाल पॉलिटिकल विल पावर की कमी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उनने ये देख लिया विल पावर क्या है? कोई विल पावर नहीं है उनका। उनने ये देख लिया कि हम पब्लिक इसमें हमको वोट दे रही, हम इसलिए करें। लेकिन क्षेत्र तो पिछड़ रहा है ना, शहर तो पिछड़ रहा है। सवाल यही है जो आपने बताया, वो सवाल हमारा है, ये कमियां रही हैं, लेकिन इसे दूर कैसे करेंगे? क्योंकि ये समस्या तो शहर में भी है, मालवीय चौक एक केंद्र है, सदर एक केंद्र है, हम जान सब रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर है की कमी है क्या? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और जब चुनाव आते हैं तो जो जनप्रतिनिधि उतरते हैं मैदान में, उनको पार्टी से हट के और ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो क्षेत्र में काम उनका देख रहे हैं। कभी पार्टी ने मौका दिया मुझे, तो मैंने जैसे कहा कि कैंट में मैंने काम करके दिखाया है। अगर पार्टी ने मौका दिया तो वहाँ की जनता को ये देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति 12 साल 15 साल रह के जो काम किया है वहाँ, आज अगर हमारे पूरे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनेगा तो वो ये सारे काम यहाँ कर सकता है। वहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी कि वहाँ जाके लोगों को हमको जागरूक करना पड़ेगा। इलेक्शन के समय सवाल भी पूछे आते हैं, वोट मांगने आए थे। हाँ, लक्ष्मीकांत जी सीनियर जर्नलिस्ट थे हमारे साथ। नमस्कार अभिषेक जी, अभी मैं आपको सुन रहा था तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कुछ संस्थानों का नाम लेते हुए धरोहर शब्द का इस्तेमाल किया, धरोहर शब्द का। मैं पर्यटन पर आपसे कुछ सुनना चाहूँगा, लेकिन मैं केवल भेड़ाघाट और मदन मोहन की बात नहीं करूँगा। मैं कुछ खास बिंदुओं पर आपकी सोच के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारा ये मानना है कि जबलपुर में पर्यटन विकास को लेकर
ना तो कोई दृष्टि है और ना कोई सुविचारित नीति है, तो पूरे शहर के बारे में आपकी एक सोच क्या होगी? दूसरी, क्योंकि आप कैंट क्षेत्र से आते हैं और जबलपुर का जो कैंटोनमेंट है वो भारत का एक सबसे बड़े और सबसे पुराने कैंटोनमेंट में से एक है। वहाँ टूरिज़्म की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक और बात, जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं जिसमें पॉलिटिकल आइडियालॉजी, जैसा आपने कहा, राजनीतिक विचारधारा हाशिए पर चला जाता है, कोई भी आइडियालॉजी हो, टूरिज्म उसके ऊपर की बात है। तो आप सदर की गलियों को लेकर के आपकी क्या सोच है? क्या अभी आपने बात किया कि छोटी छोटी गलियाँ व्यवस्थित रूप से हो तो टूरिज्म बढ़ सकता है? 28 गलियाँ हैं आपके क्षेत्र में, एक गलियों की बहुत बड़ी एक अवधारणा हो सकती है, कैसे डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके कैंट में आर्मी टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, आर्मी टूरिज्म का, कॉलोनियल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। उधर बिलहरी में आप जाएंगे तो CWG, कॉमनवेल्थ ग्रेव यार्ड्स, दुनिया के तमाम लोग उससे जुड़े हुए हैं जो वहाँ पे जाते हैं, जानना चाहते हैं। आपके रोड सप्लाई डिपो के सामने एक ओल्ड क्रिश्चियन सेमेट्री है, वो जर्जर अवस्था में है। बहुत सारे विदेशी पर्यटक अपने रूट्स खोजने वहाँ पे आते हैं, मैं साक्षी हूँ उसका। तो इन बिंदुओं को लेकर के आपकी दृष्टि क्या होगी? कैसे कैंटोनमेंट में टूरिज्म को हम करें? आपने बहुत अच्छी बात की और ये मेरी हृदय से अंदर बड़ी कुचुड़ता है मेरा हृदय कि जो आपने ग्रेवयार्ड की बात की, बिलहरी वाले में तो मैंने माननीय तनखा जी के माध्यम से वहाँ की बाउंड्री वॉल बनवाई। आपने जो सप्लाई डिपो की बात की, ये मुझे आप ही के साथी अपने आदरणीय पंकज शुक्ला जी ने मुझे कहा था और उसमें मैंने काफ़ी प्रयास भी किया था। बस बात आती है जो कैंट में सबसे बड़ी समस्या है, लैंड पॉइंट ऑफ व्यू। हम सिर्फ कैंट छावनी सी लैंड पे काम कर सकती है और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने कार्यकाल में अन्य क्षेत्रों में काम नहीं किया। आज़ादी के बाद जहाँ पानी की पाइपलाइन थी बगीचे बंगलों में, वो भी बिछवाई, सारे काम करवाए, PGL, यूनिनल, जहाँ बगीचे के लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं होती थी, भारी वर्षा में सड़क नहीं होती थी, कीचड़ हो जाता तो वहाँ मुरुम बिछा के फिर हमने ये स्थिति प्रयास किया कि चलो हम ओरिजिनल वर्क नहीं कर सकते, हम CC रोड नहीं बना सकते, हम नया काम, यानी मेरा मतलब है कर नहीं सकते, तो हमने जो जैसे पेवर ब्लॉक्स निकलते हैं वो स्टोर में पड़े रहते, सड़ जाते, तो मैंने एक वो तरीका निकाला कि हम यहाँ काम करें। तो इस तरीके से हमने काम किया। लेकिन जैसे आपने वो जो ग्रेवयार्ड की बात की, वो लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो बोर्ड में बात आई, और अभी कैंट की आप लोग प्रतिदिन याचिका भी देखते होंगे, A1 लैंड में काम कर दिया। ये जो विरोधी पक्ष ने, जब कानून की बात आ जाती है, नगर निगम में तो जो पूरा एक हिस्सा है जनप्रतिनिधि का, एक है ना प्रशासन का, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक तरफ हैं, हमारे CEO जो हैं वो भाई सेंट्रल से हैं, लेकिन एक आर्मी वर्ग भी है वहाँ पे। और सबसे महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष होता है, जो वहाँ कैंट बोर्ड का उपाध्यक्ष है, उसको पूरे पावर्स नहीं है जैसे महापौर को यहाँ। वहाँ अध्यक्ष को सारे पावर है। और जब उनके उसमें आता है वो जो प्रोसीडिंग में आएगा या एजेंडे में आएगा A1 लैंड, वो जब वो A1 लैंड देखते हैं, या A1 लैंड है, ये B4 लैंड है, ये DO लैंड है, ये A2 लैंड है, तो वो लैंड के कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। और मैंने काफ़ी प्रयास किया और अभी भी मैं वो लेटर्स नहीं लाया, वो अधिकारी अब नहीं है, मैंने कई बार वहाँ ले जाके उन अधिकारियों को दिखाया कि ये चीज़ें हैं और इसमें शहर के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं। आप बोलो तो वो पैसा भी लगाने तैयार, लेकिन बस लैंड पॉइंट ऑफ व्यू के चक्कर में ये सारी कैंट की स्थिति फंसी हुई है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो टूरिज्म को बढ़ावा मिल जाएगा। बहुत सी चीज़ें आज जैसे आप देखिए ना, हमारे इतने बंगले खाली पड़े हुए हैं रोडों पे, आप लोग देखते होगे, खुद लगता होगा यार कैंट छावनी कितना अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये बंगला पड़ा है कितना गंदा है। मैं कई बार आर्मी के लोगों से चर्चा करता हूँ कि कुछ मत करो, सिर्फ चारों तरफ फेंसिंग कर दो। कैंट बोर्ड से मैं JCB लगा के सफाई करवा देता हूँ, उसको ग्रीन कर देते हैं हम। लेकिन बस वो अधिकारी जो हैं उनका यही कहना रहता हमें तो डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कई बार ये प्रस्ताव रखे कि जो हमारी आर्मी के अंदर जो सी लैंड्स हैं वो आप ले लो, इसके प्रस्ताव भी बनवाए मैंने।
वो आप ले लो, आप जैसे रिज बाजार में रिज रोड है, वहाँ पे एक गार्डन देखेंगे आप, वो कैंट बोर्ड ने विकसित किया है। वो उसके पीछे 10 एकड़ जमीन कैंट बोर्ड की है, लेकिन हम वहाँ घुस भी नहीं सकते सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने ये प्रस्ताव बनाया कि वो जमीन आर्मी ले ले, और रोड से लगी जमीन जैसे कॉफी हाउस है अपना पुराना, उसके सामने जो पार्किंग होती है वो A1 लैंड है। गैरिसन ग्राउंड की मैंने बोला 50 फीट लंबी आप कैंट बोर्ड को ट्रांसफर कर दो तो मैं वहाँ मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनवा दूँ, प्रॉपर पार्किंग, यहाँ के लोगों की गाड़ी वो हो जाए। जैसे भैंसासुर के पीछे तालाब बंद पड़ा है, हम उसको हमको वो दे दिया जाए, हम उसमें अच्छा कुछ स्टेडियम बना दे। उस समय कोई प्रोजेक्ट चल रहा था ये मोंटी कार्लो का, उन्होंने प्रस्ताव दिया था मुझे कि हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर ये लैंड हमको विकसित करने, लेकिन वहाँ वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो आर्मी सब काम अपने करा लेती है। अभी कोरोना के उसमें आपने रिज बाजार बंद कर दिया, पूरा डेवलपमेंट कैंट बोर्ड कर रहा है अब, लेकिन वो सिक्योरिटी पॉइंट पे उन्होंने रिज बाजार बंद कर दिया। अब जैसे आप पर्यटक जैसे आप देखेंगे खम्बताल सदर बाजार में, आप पूरे शहर के तालाब देख लीजिए, और एक सदर का हमने उसको चारों तरफ कवर किया है, साफ़ सफाई रखते हैं, फाउंटेन लगाए। हालांकि ये मैंने महसूस किया है कि अगर कोई सरकारी चीज़ रहती है, अगर उसको सरकारी मेंटेन करती तो वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसको प्राइवेटीकरण करना बहुत सही रहता है, उसकी देख रेख होती है, 4 पैसा वो प्राइवेट आदमी कमाता है, लेकिन उसको उस चीज़ को व्यवस्थित रखता है। लेकिन फिर भी हमने किया है प्रयास, आप आके देखेंगे। वहीं आप कैंट विधानसभा का दूसरा हिस्सा इतना बड़ा तालाब गोकलपुर तालाब है, आज कुछ नहीं, बस साफ खुद भी नहीं करना, सिर्फ अगर 10-20 फाउंटेन ही लग जाए और रोज शाम को चालू हो जाए तो कहते हैं कि जो पानी रोटेट होता तो वो अपने आप साफ होता है, इतना गंदा है। तो ये इच्छा शक्ति की बात है। मैंने 12 साल में बहुत कम बजट में, आप सूचना के अधिकार से निकाल सकते कैंट में कितना बजट होता है, कैंट छावनी के अंदर हमें उसको हॉस्पिटल चलाना है, स्कूल चलाना, उसी में डेवलपमेंट कर, लेकिन मेरे प्रयास यही रहे हैं कि जो राजनीतिक वर्ग होते उसके साथ साथ समाज उस क्षेत्र को कैसे लाभ पहुंचे, ये प्रयास ये सारे किए। वर्ल्ड सप्लाई डिपो के सामने जो ग्रेवयार्ड है उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो जर्जर अवस्था में, वो टूट गया। अगर केवल उसको रिपेयर कर दिया जाए तभी बात बन सकती है। इसको कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? मैंने कहा ना, कैंट बोर्ड नियम अनुसार नहीं कर सकता। भैया तो आते हैं देखते हैं, मैं उसको बोर्ड में रखूँगा। पहले होती थी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें चली, जैसे पाइपलाइन की हमने किया, बगीचों में ऐसे पेवर, लेकिन जब ये बड़े काम आते हैं इस तरह के करने के, तो यही शिकायत करता वहाँ इतने हो गए हैं। वो जैसे हम बोर्ड में पास करते हैं वो प्रोसीडिंग लेते हैं और उसको सीधे डीजी और पीडी ऑफिस में कंप्लेंट कर देते हैं, हाई कोर्ट में लगा देते हैं, नोटिस आता थे। अच्छा, जो सीओ वहाँ पे आते हैं 2 या 3 साल के लिए, या अध्यक्ष आर्मी के होते हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं, वो क्योंकि ऐसा नियम है कि भाई जो स्टेशन सेल का कमांडर होगा वो कैंट बोर्ड का अध्यक्ष होगा। हाँ, तो वो बैठता है, उसको लगता है कि मैं क्यों पढ़ूँ ये पचड़ों में, जब सदर बाजार का ये जनप्रतिनिधि जिनको चुन के भेजा ये पास कर रहे हैं, और उन्हीं के बीच के जो 4-10 शिकायत कर रहे हैं, और जवाब हमको तो नहीं देना, हम लोग के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हम तो बोल देंगे आसमान में जाके हम तारे ले आएंगे, या यहाँ की चीज़ वहाँ कर देंगे, हम जनप्रतिनिधि। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी वो तो वो ही करेगा, वो ही बोलेगा जो नियम में, और अगर उस पर शिकायत होती है तो वो इनको हाथ खड़े कर देता है, बोले मेरे को तो 2 साल रहना है यहाँ पे, ये काम करूँ चाहे वो करूँ। आपका शहर है, आपके लोग अगर कर, या तो उनको समझाओ, और वो लोग समझते नहीं है। इसके कारण कहीं ना कहीं कैंट छावनी नहीं, जबलपुर शहर का विकास भी रुकता है ऐसे लोगों के कारण। आज आप देखिए कितने मंदिर टूट गए उच्च न्यायालय के आदेश पे, लेकिन उन मंदिरों के स्थान पे आज क्या है? अतिक्रमण। कोई शराब बेच रहा, कोई अंडे की दुकान, यानी यही सारी चीज़ों तोड़ तो दिया आपने मंदिर, लेकिन उसकी जगह क्या हुआ? आज नर्मदा जी है, आज पूरा शहर जाता है, शहर के बाहर के लोग आते हैं, लेकिन क्या विकसित है वहाँ पे? वही ठेले टपरे, चाहो तो बहुत अच्छे से विकसित कर सकते हैं हम, छोटी छोटी दुकानें रोडों पे लगा के अच्छी पार्किंग बना दे, अच्छे गेट्स बना दे, लोग नियम से पैदल वहाँ पे जाएं। हम दूसरे शहरों में जाते देखते, लेकिन आज आप हालात देख लें, विकास में अपने ही लोग बाधा हैं। जो आप कह रहे हो ब्रेकर, विकास में जो ब्रेकर लग रहे हैं नहीं हो पा रहा है। जैसे कैंट में 10-12 लोग हैं, हाँ, अच्छा हम लड़े, पब्लिक कुछ नहीं करती, पब्लिक लड़े, आजा हम कुछ करेंगे तो 4 और विरोधी उनको सहयोग करने पहुंच जाते। सरकार नहीं है, उल्टा और मुकदमे हम लोग पे बन जाते। हमारे कई पार्षदों पे मुकदमे बने हुए हैं, अगर उनने इसका विरोध किया जाके
तो सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने उनसे मिलके उन पे मुकदमे बनवा दिए। अभी हमारे एक कर्मचारी पे मुकदमा बनवा दिया। अगर वो सही काम कर रहा हो, ब्लैक मनी की सुन नहीं रहा तो वो कैंट की पॉलिटिक्स शुरू से ही ऐसी रही हुई है, टूटों से मिलके वो। लेकिन इसका हल क्या है? कैसे जीत, जैसे इन सब के बीच में कैसे रास्ता निकल सकता है? जनता जागरूक हो, इसके अलावा क्या है? कैंट में तो हमने, चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, कितने पावरफुल व्यक्ति रहे हों, जैसे सदर मेन रोड को किसी व्यक्ति ने, किसी जनप्रतिनिधि ने रुकवाया, लेकिन हमने उच्च न्यायालय जाके लड़ के उसको चौड़ा करवाया। रजक समाज के लिए एक बहुत बड़ा इशू था कैंट का, धोबी घाट जो रिज बाजार में 100-150 साल पुराना था, वो बंद कर दिया गया था। उसके लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत प्रयास किए, वो कहीं नहीं बना पाए। लेकिन जब जैसे ही मैं पार्षद और उपाध्यक्ष बना, मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी काम करने की, उन लोगों को रोजगार देने की मेरी मंशा थी। तो हमने लड़ के उसको वहाँ धोबी घाट विकसित किया, बनाया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष महोदय थे, उनको लैंड ही नहीं मिल रहा था, जबकि कुछ दिन बाद कटंगा के बाद उन्होंने एक सामुदायिक भवन वो वहाँ बना सकते थे। लेकिन इच्छा शक्ति की ज़रूरत है काम करने की, और हम लोग काम कर रहे हैं। और मैंने कहा हम लोग मोटिवेट भी करते हैं पब्लिक को, पता नहीं कहीं ना कहीं क्या कारण है, हम लोग छावनी में जीत रहे हैं, मोदी जी लहर में जीतते हैं, उन्हीं की सिंबल लेके, वो कब बसी लेके वो पार्षद चुनाव में कैंट छावनी में उतरते हैं, तो जो हम लोग के सामने प्रत्याशी रहते हैं उनकी हम लोग जमानत जब्त करके जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कार्यशैली है, हम काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की जनता पसंद कर रही है। और पार्टी 2 बार से प्रयास कर रहा हूँ, पार्टी ने मौका दिया। मैं रांची क्षेत्र में कुछ भी नहीं हूँ अभी, वहाँ एक ऐसे आम नागरिक की तरह जाता हूँ, कैंट बोर्ड का वो लेके वहाँ भी लोगों को मैंने जागरूक किया है, लोगों को जोड़ा है। वहाँ पे भी हमने अपने द्वारा प्राइवेट उसमें काम कराया, हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं। कभी पार्टी ने मौका दिया तो परिणाम कुछ और भी हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपको मौका देगी। उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, उनका कुछ। सर, हमने शुरू में स्वास्थ्य शिक्षा की बात की। निस्संदेह कैंट के जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, वो सारे शहर के लिए एक मिसाल है हर क्षेत्र में। लेकिन शहर का जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल है सरकारी, वो बहुत पिछड़े हुए हैं हर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि इनको अगर कैंट के बिल का बनाना चाहें, क्या करना चाहिए या उससे बेहतर करें? उससे बेहतर जैसे वार्ड मेंबर हैं, उनके अंतर्गत अगर वो स्कूल आए तो उन लोगों को प्रयास करना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि ये सरकारी स्कूल में या सरकारी अस्पतालों में ये क्यों लोग नहीं आ रहे, क्यों ऐसा? फंड तो बराबर से आ रहा है, बिल्डिंग फंड आता है, टीचर्स हमारे स्कूल के जो हमने तो जो सरकारी टीचर्स रखे उसके साथ हमने प्राइवेट टीचर्स भी रखे जिनको हम नैरिक रेट के हिसाब से पेमेंट देते। लेकिन जो नगर निगम के उनके 60-70 ये जनप्रतिनिधि जागरूक होना चाहिए उस क्षेत्र का। मैंने कहा ना, जनप्रतिनिधि यही नहीं है कि रोड नाली बनाने के लिए बस है, चौराहे बनाने के लिए, उसके साथ साथ समाज से महत्वपूर्ण चीज़ जो है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर जनप्रतिनिधि जागरूक होएगा तो वो इन सारी चीज़ पे ध्यान रख के उनको अच्छा बना सकता है। इसके पहले कैंट और हमारे हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी सबको मान, लेकिन जब हम लोग आए हमने देखा नहीं, अच्छे होना चाहिए, हुए, प्रयास किए, हमने लड़ाई लड़ी उसके लिए। तो इस तरह उन जनप्रतिनिधियों को उनकी उदासीनता है। भाई सरकारी कर्मचारी, मैंने कहा ना, 2 साल 3 साल के लिए आता है, जो सीधे सीधे काम हुआ उसने किया और चला गया। आज आप देखिए महापौर हमारे विश्वनाथ दुबे जी थे, उनमें इच्छा शक्ति थी, आज भी मिसाल है, ये रोड बनवाई उनने, शास्त्री ब्रिज की रोड। उसके बाद क्यों कोई भी महापौर इस तरह के काम, आज आप बता दो जी 3 महापौर निकल गए, उनकी क्या कार्य? बहुत अच्छी बात है, इस प्रश्न को आगे बढ़ा रहे हैं का बड़ा योगदान है और चुनाव आने वाले हैं। तो अगर पार्टी आपको मौका दे तो महापौर के लिए अपने आप को सामने रखेंगे? एक्चुअली कांग्रेस की मैं कैंट छावनी से आता हूँ और नगर निगम की वोटर लिस्ट अलग होती, कैंट छावनी की अलग होती है और विधानसभा की एक रहती। तो कैंट छावनी का व्यक्ति नगर निगम के चुनाव नहीं लड़ सकता है, मेरी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे कैंट विधानसभा और जहाँ भी पार्टी मुझे बोलेगी, मैंने जो काम किए हैं कैंट छावनी से लगे एरियो में, जैसे कि बिलहरी नगर निगम क्षेत्र है लेकिन वहाँ पानी की समस्या थी, तो हमारा वहाँ पंप हाउस था, वहाँ के पार्षद भाजपा के थे, लेकिन उन्होंने मुझे आग्रह किया कि बिलहरी के लोगों को बड़ी परेशानी है। तो मैंने अपने कैंट सीओ से चर्चा करके वहाँ से पाइपलाइन बिछवाई, वहाँ के लोगों को पानी की सुविधा कराई।
और ऐसे भी अन्य क्षेत्रों में जैसे कजरवाड़ा बीटा क्षेत्र है, वहाँ पे भी क्योंकि विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ तो हर जगह जाता हूँ, तो पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ और प्रयास रहेगा कि जो वार्ड 12 वार्ड हैं कैंट के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीते कांग्रेस की, और जो महापौर प्रत्याशी जो पार्टी देगी उसके लिए पूरे कैंट में घूम के प्रयास करूँगा, प्रचार करूँगा और जीते, और जिससे कि जब जो बातें आज मैं कह रहा हूँ मैं उनसे जाके उन क्षेत्रों में करा सकूँ। कॉफ़ी हाउस विचार मंच के आज के इस विशेष कार्यक्रम में अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, राजनीतिक विरासत को और सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए जो उनका संकल्प है जबलपुर को और कैंट को विकास के एक नए मानचित्र पर स्थापित करना, अभिषेक चौकसे जी हमारे साथ थे, उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड, और हम सबका भी संकल्प है और उनका भी वही है जो जबलपुर कैसे आगे बढ़े। हमारे साथ बहुत सारे प्रश्न हुए और उन्होंने बहुत सकारात्मक उनके जवाब दिए, लेकिन शहर की भी अपनी बात है। संभवतः शहर ये कहता है कि पीछे बंधे हाथ और शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पाँव का कांटा निकालिए। एक बार फिर हम अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे अपने कॉफ़ी हाउस विचार मंच के चर्चा चौक के इस कार्यक्रम में। चिंटू जी से हम 2 मिनट और चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें। खड़े हो यहाँ आइयो शर्मा जी, स्वागत करिए। मिश्रा जी का भी स्वागत, मिश्रा जी भी स्वागत करेंगे। लीजिए पहले ये आओ, आइए, छोटी सी भेंट हम लोगों की तरफ से। थैंक यू भैया। सकारात्मक अभिव्यक्ति के लिए ठीक है राजेश, आइए आइए, अरे आप आइए, तस्वीर अभी खिंचेगी सबके साथ भाई, दीजिए हाथ को, लीजिए। आइए शर्मा जी हमारे साथ, बड़ा सकारात्मक प्रश्न है आपका भाई। पर्यावरण को बड़ा काम कर रहे हैं और किताब को लिखी है, ठीक है। अरे बस 2 मिनट ये पेन। अभी आप शहर विकास को लेके, शहर विकास की संभावना को लेकर क्या कमियां रहीं, कहाँ बढ़ना चाहिए, अभिषेक चौकसे के विचार सुन रहे थे कॉफ़ी हाउस विचार मंच पर। अगले शनिवार फिर किसी शख्सियत से रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपना जबलपुर कहाँ है और कहाँ ले जाना है। तब तक के लिए नमस्कार।